नमस्कार। आज हम पुरानी प्रेम चिट्ठियों और उनसे जुड़ी यादों की एक बहुत ही कह सकते हैं निजी और भावनात्मक दुनिया में उतर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास स्रोत के तौर पर रिविजिटिंग लव लेटर्स एंड मेमोरीज शीर्षक से एक छोटा सा लेकिन बहुत गहरा अंश है। और आज की बातचीत का मकसद यही है कि कैसे ये कागज के कुछ पन्ने और शब्द भावनाओं और यादों का मतलब एक पूरा सैलाब वापस ला सकते हैं। सही कहा। और ये अंश हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी यादें कैसे भौतिक चीजों से जुड़ी होती हैं। अच्छा। हाँ, मतलब ये सिर्फ दिमाग में बसे कुछ धुंधले ख्याल नहीं, बल्कि स्पर्श, गंध, देखे हुए निशान, इनसे जुड़े गहरे एहसास हैं। तो देखते हैं कि ये चंद पंक्तियां हमें क्या बताती हैं और यादों की परतें कैसे खुलती हैं, है ना, एक एक करके। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत होती है उस पहले क्षण से। अंश में लिखा है, उस रात फिर से तेरी याद में तेरे खत खोलकर बैठ गया। ये पंक्ति ही अपने आप में काफी वजन रखती है। उस रात मतलब एकांत का समय। हाँ। फिर से, ये भी महत्वपूर्ण है, यानी ये दोहराया जा रहा है, कोई रस्म सी है शायद। हाँ, बिल्कुल। फिर से शब्द यहाँ बहुत खास है। ये बताता है कि ये कोई अचानक आई याद नहीं, बल्कि एक सचेत क्रिया है। एक चुनाव है। हाँ, एक चुनाव, शायद एक जरूरत भी। जब वर्तमान में किसी की कमी खलती है ना, तो अतीत की निशानियों को छूना एक तरह से उस कमी को भरने की कोशिश हो सकती है। अच्छा। ये खत सिर्फ कागज नहीं रह जाते, फिर वो उस व्यक्ति की गैर मौजूदगी में उसकी मौजूदगी का एक फिजिकल मीडियम बन जाते हैं। हाँ, ये बहुत ही निजी, लगभग एक पवित्र क्षण जैसा लगता है, जहां इंसान दुनिया से कटकर बस अपनी यादों के साथ होता है। बिल्कुल, और अकेलेपन में किया गया एक सक्रिय चुनाव। हाँ। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। खतों के साथ एक और चीज का जिक्र है। हाँ, वो फूल। उसके साथ मुरझाया हुआ फूल तेरी यादों को ताजा कर रहा था। ये मुरझाया हुआ फूल, ये अपने आप में एक पूरी कहानी है ना? बिल्कुल है। ये सिर्फ एक सूखी पत्ती नहीं है, इसका मतलब शायद ज्यादा गहरा है। क्या मतलब हो सकता है इसका? देखिए, ये फूल कई लेवल पर काम कर रहा है, मुझे लगता है। एक तो जाहिर है, ये समय के बीतने का प्रतीक है। कभी ये ताजा रहा होगा, शायद उसी रिश्ते की तरह जिसमें जान थी, अब मुरझाया हुआ है। तो क्या ये रिश्ते के अंत का इशारा है? हो सकता है, या उसके मौजूदा स्वरूप का। और दूसरी बात, ये एक भौतिक अवशेष है, एक टेंजिबल लिंक उस अतीत से, जिसे संभाल कर रखा गया है। हाँ, जिसे सहेजा गया है। ये दिखाता है कि यादें सिर्फ मन में नहीं, चीजों में भी संजोई जाती हैं। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये फूल उस रिश्ते का ही प्रतीक बन गया? मतलब शुरू में ताजगी, सुंदरता और फिर वक्त के साथ मुरझा जाना। हाँ, ये एक बहुत स्वाभाविक सी व्याख्या लगती है, लेकिन ये भी हो सकता है कि हर किसी के लिए इसका मतलब थोड़ा अलग हो। अच्छा, कैसे? किसी के लिए ये सिर्फ गुजरे वक्त की मीठी याद हो सकती है, किसी के लिए अंत का दुखद एहसास। यही तो प्रतीक की खूबी है ना? हाँ, वो अपनी भावना के हिसाब से मतलब निकाल लेता है। बिल्कुल। पर यहाँ अंश में लिखा है, यादों को ताजा कर रहा था। ये बताता है कि फूल अभी भी शक्तिशाली है, अपनी मुरझाई हालत में भी। हाँ, उसमें अब भी भावनाओं को जगाने की ताकत है। वो सिर्फ एक वस्तु नहीं, एक इमोशनल ट्रिगर बन चुका है। ये दिलचस्प है कि एक निर्जीव चीज में इतनी भावनात्मक शक्ति आ जाती है। अच्छा, फूल के बाद जिक्र आता है लिखावट का। हाँ। उसमें तेरी करवटें भरी लिखाई, तेरी घुंघराली लटें याद दिला रही थी। लिखावट को सीधे बालों से जोड़ा गया है, ये थोड़ा अप्रत्याशित है। हाँ, और शायद यही बात इसे खास बनाती है। यहाँ लिखावट सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही। करवटें भरी लिखाई, ये शब्द भी बड़े अनोखे हैं, है ना? शायद लिखावट के टेढ़े मेढ़े होने या उतार चढ़ाव को बता रहा है, पर उसे सीधे घुंघराली लटों से जोड़ना ये दिखाता है कि यादें कितनी पर्सनल और यूनिक होती हैं। मतलब देखने वाले के मन में लिखावट का पैटर्न उस व्यक्ति के बालों के पैटर्न से जुड़ गया है। हाँ, बिल्कुल, ऐसा हो सकता है। तो क्या हम अनजाने में लोगों की लिखावट में उनके व्यक्तित्व या उनकी शारीरिक बनावट की झलक देखने लगते हैं? कुछ हद तक शायद। मतलब ग्राफोलॉजी एक अलग विज्ञान है, वो ठीक है, पर यहाँ बात उससे ज्यादा भावनात्मक जुड़ाव की है। अच्छा। ये एक तरह की शारीरिक स्मृति है, फिजिकल मेमोरी, जहाँ कागज पर बनी लकीरें सिर्फ अक्षर नहीं रहती, वो उस इंसान का एहसास बन जाती है। हाँ, दिमाग एक विजुअल क्यू लिखावट को दूसरे विजुअल क्यू बाल से जोड़ रहा है,
और शायद फिर उस व्यक्ति की पूरी छवि मन में उभर रही है। ये दिखाता है कि यादें कितनी गहराई से हमारी इंद्रियों और अनुभवों से जुड़ी हैं। लिखावट पढ़ना यहाँ एक तरह से उस व्यक्ति को देखने जैसा हो गया है। ये समझना कि लिखावट सिर्फ शब्द नहीं बल्कि एक अनुभव बन सकती है काफी रोचक है। और ये सिलसिला आगे स्याही के साथ बढ़ता है। हाँ, वो काली स्याही तेरी काली आंखों के काजल की याद दिला रही थी। फिर से एक विजुअल कनेक्शन रंग के जरिए। जी हाँ, और ये कनेक्शन और भी ज्यादा स्पेसिफिक है। काली स्याही तो लाखों लोग इस्तेमाल करते हैं। सही बात है। लेकिन यहाँ पढ़ने वाले के लिए वो सी भी उस व्यक्ति की काली आंखों और उसके काजल से जुड़ गई है। ये यादों के बेहद निजी होने की बात फिर सामने आती है। बिल्कुल, हमारे अनुभव और हमारी भावनाएं वो आम चीजों को भी असाधारण मतलब दे देते हैं। किसी और के लिए यही काली स्याही शायद स्कूल के दिनों की याद दिलाए या किसी दफ्तरी काम की। हाँ, पर यहाँ ये एक बेहद इंटीमेट छवि आंखों को जगा रही है। इससे ये भी पता चलता है कि हमारी यादें कितनी सिलेक्टिव होती हैं ना। दिमाग हजारों चीजों में से उन खास कनेक्शंस को पकड़ता है जो हमारे लिए इमोशनली महत्वपूर्ण है। सही कहा। क्या रंग का यादों पर वाकई इतना गहरा असर होता है? हाँ, बिल्कुल होता है। कलर साइकोलॉजी भी यही बताती है कि रंग हमारी भावनाओं और यादों को गहराई से प्रभावित कर सकते हैं। जैसे लाल रंग जुनून का, या खतरे का, नीला शांति का, या काली स्याही का काजल से जुड़ना एक बहुत सटीक और व्यक्तिगत उदाहरण है कि कैसे एक खास रंग, एक खास याद, एक खास छवि को तुरंत एक्टिवेट कर सकता है। तो देखने की इंद्रिय, सेंस ऑफ साइट, यादों को जगाने में बहुत शक्तिशाली है। बहुत ज्यादा। वो स्याही अब सिर्फ स्याही नहीं रही, वो उन आंखों का प्रतीक बन गई है। पहले लिखावट से बाल, फिर स्याही से आंखें। लग रहा है जैसे खत पढ़ते पढ़ते उस इंसान की एक पूरी तस्वीर धीरे धीरे बन रही है। हाँ, परत दर परत। और अब बात आती है स्पर्श की, सेंस ऑफ टच। हाँ, थोड़े से पुराने हो गए हैं ये खत, और नरम भी। इन्हें छूते ही तेरे चेहरे की याद आ गई थी। यहाँ कागज का एहसास, उसकी बनावट, ये जरूरी हो जाती है। ये पहलू भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना देखना। स्पर्श हमारी सबसे, कह सकते हैं, आदिम और सीधी इंद्रियों में से एक है, और ये भावनाओं और यादों से बहुत गहराई से जुड़ी है। खतों का पुराना और नरम होना ये अपने आप में कहानी कहता है कि समय बीता है। हाँ, समय बीता है। इन खतों को बार बार छुआ गया है, सहेजा गया है। शायद यही बार बार का स्पर्श या हाथ के तेल या नमी का हल्का असर कागज को नरम बना देता है। और इस नरमी का चेहरे की याद से क्या कनेक्शन हो सकता है? ये जुड़ाव कैसे बनता है? ये कई स्तरों पर हो सकता है। हो सकता है उस व्यक्ति के चेहरे का स्पर्श कोमल रहा हो, अच्छा, और कागज की नरमी उस एहसास को वापस ले आती है। या ये सिर्फ एक नजदीकी, एक स्नेह का एहसास हो सकता है जो उस नरम स्पर्श से जुड़ा है। महत्वपूर्ण यह है कि स्पर्श की इंद्रिय, सेंस ऑफ टच, सीधे हमारे इमोशनल सेंटर को उत्तेजित कर सकती है। तो कागज को छूना सिर्फ एक फिजिकल एक्ट नहीं रहता? नहीं, वो उस व्यक्ति की उपस्थिति, उसकी गर्मी, उसकी कोमलता को महसूस करने जैसा बन जाता है। ये दिखाता है कि यादें सिर्फ दिमागी तस्वीरें नहीं हैं, वे हमारे स्पर्श में, हमारी त्वचा में भी बसती हैं। इसे एम्बॉडीड मेमोरी या शारीरिक स्मृति का एक और पहलू कह सकते हैं ना? बिल्कुल, वही। ये सचमुच अद्भुत है कि कैसे वक्त के साथ कागज की बनावट का बदलना भी यादों को जगाने का एक जरिया बन सकता है। फूल, लिखावट, स्याही, स्पर्श, हर चीज जैसे उस अतीत को फिर से रच रही है। हाँ, और फिर कहानी पहुंचती है अपने अंत पर। वो पूर्ण विराम, वो आखिरी पूर्ण विराम, मानो हमारी कहानी का भी अंत बयान कर रहा था। एक छोटा सा निशान, पूर्ण विराम, और इतना बड़ा मतलब। हाँ, ये इस अंश का शायद सबसे ज्यादा मार्मिक और शक्तिशाली हिस्सा है। भाषा विज्ञान में या साहित्य में भी देखें तो विराम चिन्ह, पंक्चुएशन मार्क्स सिर्फ व्याकरण के नियम नहीं होते, वो मतलब और लय को आकार देते हैं। बिल्कुल, यहाँ एक साधारण सा पूर्ण विराम जो बस वाक्य के अंत का संकेत है, उसे एक पूरे रिश्ते के अंत, एक पूरी कहानी के समापन के प्रतीक के रूप में देखा जा रहा है। ये दिखाता है कि हम इंसान भाषा और उसके प्रतीकों में कितने गहरे भावनात्मक अर्थ भर देते हैं। हाँ, लेकिन क्या ये मतलब निकालना कि पूर्ण विराम कहानी का अंत है, ये थोड़ा ज्यादा पोएटिक नहीं है? हो सकता है लिखने वाले ने बस वाक्य खत्म किया हो। ये सवाल बिल्कुल जायज है, और बहुत संभव है कि लिखने वाले का ऐसा कोई इरादा ना रहा हो। लेकिन पढ़ने वाला जो उस रिश्ते के अंत को महसूस कर चुका है,
उसके लिए वो पूर्ण विराम उस अंत का एक विजुअल सिंबल बन जाता है। अच्छा, क्योंकि वो उस भावना से गुजर चुका है। हाँ, यादें और भावनाएं हमें चीजों को एक खास नजरिए से देखने पर मजबूर करती हैं। वो छोटा सा डॉट अब सिर्फ ग्रामर का हिस्सा नहीं है, वो एक इमोशनल स्टेटमेंट है। हाँ। इसके आगे कुछ नहीं, बात खत्म। ये भाषा और प्रतीकवाद, सिंबलिज्म के बीच के गहरे रिश्ते को दिखाता है, जहां छोटे से निशान भी भारी वजन उठा सकते हैं। एक खामोश लेकिन बहुत साफ घोषणा जैसी। बिल्कुल। तो अगर हम इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़ें, वो मुरझाया हुआ फूल जो समय और शायद अंत का प्रतीक है, वो खास लिखावट जो व्यक्ति की छवि और शारीरिक स्मृति लाती है, काली स्याही जो आंखों की और विशिष्ट दृश्य स्मृति की याद दिलाती है, नरम कागज यानी स्पर्श, कोमलता, निकटता, और वो अंतिम पूर्ण विराम, कहानी का अंत, प्रतीकवाद, ये सब मिलकर एक बहुत ही जटिल मल्टी सेंसरी अनुभव रचते हैं। है ना? एकदम सही। ये सिर्फ खत पढ़ना नहीं है, ये उस पूरे दौर को, उस रिश्ते को और उसके अंत को फिर से जीने जैसा है। हाँ, जीने जैसा। और ये अंश बहुत खूबसूरती से दिखाता है कि कैसे साधारण, रोजमर्रा की या सहेज कर रखी गई चीजें, चिट्ठियां, फूल, वो गहरी भावनाओं और विस्तृत यादों का दरवाजा बन सकती हैं। ये चीजें पैसिव नहीं रह जाती हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। वे एक्टिवली हमारी यादों को आकार देती हैं, उन्हें जगाती हैं। लिखावट, स्याही का रंग, कागज का स्पर्श, ये सब मिलकर एक भूली बिसरी कहानी को फिर से जिंदा कर देते हैं। उसकी सारी खुशियों और शायद उसके अंत के दर्द के साथ। हाँ, ये दिखाता है कि स्मृति कोई अकेली प्रक्रिया नहीं है, बल्कि हमारी सभी इंद्रियों का एक मिला जुला नतीजा है। और इस पूरी प्रक्रिया में ये वस्तुएं सिर्फ याद दिलाने का काम नहीं कर रही, वो खुद भी तो समय के साथ बदल रही हैं। फूल मुरझा रहा है, कागज नरम पड़ रहा है, हाँ, ये भी कहानी का हिस्सा है। बिल्कुल, वस्तुओं का बदलना भी समय बीतने और कहानी के आगे बढ़ने या खत्म होने का एक भौतिक सबूत बन जाता है। ये अंश हमें ये भी याद दिलाता है कि स्मृतियां केवल हमारे मन के अंदर नहीं होती, वे बाहर की दुनिया में भौतिक वस्तुओं में भी रहती हैं। और उन चीजों को देखना, छूना, महसूस करना उन यादों को फिर से जगा देता है। हाँ, कभी-कभी बिल्कुल अप्रत्याशित रूप से भी। तो इस गहरी और भावनात्मक पड़ताल के बाद अगर हम मुख्य निष्कर्ष निकालें तो वो क्या होंगे? मेरे ख्याल से सबसे बड़ा निष्कर्ष तो यही है कि हमारी यादें और भावनाएं अक्सर भौतिक जगत से, टैंजिबल चीजों से जुड़ी होती हैं। रोजमर्रा की चीजें जिन्हें हम शायद नजरअंदाज कर देते हैं या जिन्हें हम सहेज कर रखते हैं, वे शक्तिशाली इमोशनल एंकर बन सकती हैं। दूसरा, ये यादें अक्सर मल्टी सेंसरी होती हैं। हम सिर्फ देखते या सुनते नहीं, बल्कि महसूस करते हैं, छूते हैं, और इन सब अनुभवों से मिलकर हमारी स्मृति बनती है। सही। और तीसरा, शायद ये कि हर कहानी का, हर रिश्ते का एक अंत होता है, और कभी-कभी ये अंत बहुत बड़े घटनाक्रमों में नहीं, बल्कि छोटे-छोटे संकेतों या प्रतीकों में नजर आता है। हाँ, जैसे कि इस अंश में वो एक पूर्ण विराम। ये वाकई सोचने वाली बात है कि कैसे छोटी-छोटी चीजें इतने बड़े मायने रख सकती हैं। तो अब जब हम इस चर्चा के अंत की ओर बढ़ रहे हैं, श्रोताओं के लिए कोई अंतिम विचार, कुछ सोचने के लिए? हाँ, क्यों नहीं। इस बातचीत के बाद शायद ये सोचने का एक अच्छा मौका है कि क्या हमारे अपने जीवन में भी ऐसी कोई चीज या निशानी मौजूद है? कोई पुराना खत, कोई तस्वीर, कोई तोहफा, डायरी, या शायद कोई बहुत ही साधारण सी रोजमर्रा की चीज जो किसी खास व्यक्ति की याद दिलाती हो। हाँ, या किसी खास एहसास की, या एक पूरे बीते हुए दौर की कहानी अपने अंदर समेटे हुए हो। कोई ऐसी चीज जिसे देखकर, छूकर या शायद सूंघ कर भी वो पूरा समय, वो इंसान, वो भावनाएं, हाँ, अचानक आंखों के सामने जिंदा हो उठती हो। ठीक वैसे ही जैसे इस अंश में खतों और फूल के साथ हुआ। ये वस्तुएं एक तरह से हमारी निजी इतिहास की मूक गवाह होती हैं। एक गहरा सवाल है ये, जो हमें अपनी यादों और उनसे जुड़ी चीजों के रिश्ते पर सोचने को मजबूर करता है। इसी विचार के साथ आज की एक गहन चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।